हेलो क्लास, चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर दी हुई हैं। ओके, एक एक करके डिस्कस करेंगे जिससे आपको एक कंप्लीट आइडिया आ जाए कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है। ओके, नाम से समझ में आ रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल मतलब समथिंग रिलेटेड विद मनी और प्लानिंग मतलब इसे प्लान करना। ओके, तो यहाँ पर अनगा and her mother. There is a discussion between them. Anga, she said, shall we buy a computer? Mother, okay, let us buy in the next year. Anga, Mama, why not now? Mother says, Anaga, you don't know how expensive it is. Anaga, you mean we will have to save up for it, right? Mother, yes. That's the thing. वी ऑफन हेयर सच कन्वर्सेशंस। तो इस तरह की बातें आप देखिए आपके घर में भी होती हैं। जब भी आप कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीदने के लिए कहते हैं तो आपके पेरेंट्स ओके थोड़ा सा उसे पोस्टपोन करते हैं कि पहले हमको थोड़े पैसे बचाने पड़ेंगे और फिर बाद में हम इसे खरीद सकते हैं। एवरीवन रिक्वायर मनी टू मीट a variety of needs. That is why after spending on the necessities of the parents, everyone, yes ma'am. Everyone requires money to meet a variety of needs. That is why after spending on the necessities of present, everyone tries to save money to make provisions for the future needs. That is what we call saving money. In order to protect our savings or even to make them grow, we keep them at a fixed deposit or by immovable properties such as house, land, etc. That is what we call investment. तो हर एक को उसकी ज़रूरत को पूरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और हम क्या करते हैं, हमारी नेसेसिटी के लिए जो भी पैसे चाहिए होते हैं उसे हम खर्चा करने के बाद हम सेव करते हैं सो दैट फ्यूचर में हम हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो ये जो पैसे हम बचा रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेविंग मनी. In order to protect our saving or even to make them grow, we keep them as a fixed deposit or by immovable properties. अब जो पैसे हमने बचाए हैं वो पैसे ग्रो करने चाहिए मतलब उन पैसे में और एडिशन होना चाहिए. इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो उन्हें फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं या फिर हम कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे घर, लैंड एक्सेट्रा खरीदते हैं जिसकी प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ती हैं. एवरी इन्वेस्टर फर्स्ट स्पेंड द अमाउंट required to meet primary necessities and saves the remaining amount. One also uses these savings to make a carefully considered investment. This is called the financial planning. The main purpose of financial planning is protection and growth of the wealth. Financial planning is useful to making provisions for the predictable and unpredictable expenses that each of us to meet in our life. तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि हम पैसे सेव करते हैं फॉर फ्यूचर नीड्स के लिए. फ्यूचर में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो हमें पता है नहीं पता है उनके लिए हम पैसों को बचाते हैं. प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस, education of children and other expenses for them, capital for a profession or business, buying a vehicle, buying building or a house, ओल्ड एज रिक्वायरमेंट. सो ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमें पता है कि हमें फ्यूचर में करने हैं. अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस में नेचर ऑफ डिजास्टर, मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर ए फैमिली मेम्बर, लॉस ड्यू टू एन एक्सीडेंट, सडन डेथ एक्सेट्रा. तो ये कुछ अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस हैं जिसके लिए हमें सेविंग करनी होती है. The above considerations make it quite clear why the financial planning is must. However, some important point must be kept in mind as we plan our finances. कुछ पॉइंट जो हमें ध्यान रखने हैं. पहला है सेविंग. इट इज़ फॉर आवर ओन बेनिफिट टू कीप आवर सेविंग सेफ एंड टू मेक देम ग्रो. आवर सेविंग रिमेन सेफ इन बैंक और इन द पोस्ट ऑफिस. मनी सेव्ड इन ए बैंक इज ऑल्सो यूजफुल फॉर cash minus transactions. This is why
we do not have to carry large amount of cash or worry about losing it or getting it stolen. तो यहाँ पर क्या दिया, it is for our own benefit to keep our savings safe and to make them grow. Our savings remain safe in bank or in the post office. तो पैसे जो हम बचा रहे हैं वो सुरक्षित होने चाहिए, इसीलिए हम या तो उसे पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, या बैंक में जमा करते हैं. मनी सेव्ड इन द बैंक इज ऑल्सो यूजफुल फॉर कैश माइनस ट्रांजेक्शन्स. अब कैश माइनस ट्रांजेक्शन्स मतलब आजकल देखिए हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं ऑनलाइन, इसके लिए भी पैसे आपके बैंक पे होने चाहिए. दिस वे वी डू नॉट हैव टू कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैश और वरी अबाउट लूजिंग इट और गेटिंग इट स्टोलन. तो जब पैसे आपके बैंक में होंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मनी आपके साथ कैरी करने या उसके चोरी होने का खतरा नहीं होता है. इफ़ द मनी वी गेट or earn is in the form of cash, or we keep it as it is without investing it, its value diminishes with time. For example, if today you can buy 2 pencils for 10 rupees, a few years hence you may be able to buy only one for that amount. अब क्या होता है कि पैसे अगर आप बैंक में जमा नहीं करते हैं या कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो वो पैसे की कीमत कम होती रहती है. जैसे सपोज़ आपने आज यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि सपोज़ 10 रुपये हैं, 10 रुपये की 2 पेंसिल आज खरीद सकते हैं. आज से कुछ 4 साल या 5 साल के बाद क्या 10 रुपये की 2 पेंसिल मिलेगी? नहीं. तो अगर आपने 10 रुपये अपने ही पास जमा करके रखे तो वो 10 रुपये की जो वैल्यू है आफ्टर फ्यू ईयर वो क्या होगी, कम हो जाएगी, राइट है. लेकिन यही पैसे अगर आपने बैंक में रखे हैं या फिर कहीं और इन्वेस्ट किया है तो ये पैसे की भी वैल्यू बढ़ेगी, जैसे सामने प्राइस बढ़ती है वैसे पैसे की भी वैल्यू बढ़ेगी. एंड एट द टाइम जो भी पैसे आपके जमा होंगे 10 रुपये का जो भी आपका इंक्रीमेंट होकर पैसे वैल्यू आएगा उसमें सर्टेनली आप 2 पेंसिल खरीद पाएंगे. इफ़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इज़ यूज्ड फॉर एक्सपेंडिंग अ बिजनेस टू स्टार्ट an industry or other such a purpose, it contributes to the growth of national product. If some part of the income is spent for a socially useful cause, everyone benefits from it in the long run. If some part of the income is spent for a socially useful cause, everyone benefits from it in the long run. After spending on necessities, it is beneficial to limit spending on luxuries and to save instead for education, medical treatment, etc. तो यहाँ पर पैसे आप आपकी जो ज़रूरत के लिए पैसे खर्च करते हैं, पैसे खर्च करने के बाद जो पैसे बचते हैं उसे आप सेव कर सकते हैं. लग्जरी पे खर्च करने से बेटर है, लग्जरी पे ठीक है थोड़ा लग्जरी पे खर्च करें, लेकिन उसके साथ ज़रूरी है कि आप पैसों को सेव करें. यहाँ पे देखिए एक ट्री है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. आप कहाँ कहाँ सेविंग कर सकते हैं? तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस में आपके पास पीपीएफ है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट है, रिकरिंग डिपॉजिट है. प्राइवेट सेक्टर में आप सेविंग करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आपके पास अलग अलग तरह के सेविंग्स हैं, पिग्मी अकाउंट, बॉन्ड, इंश्योरेंस, एनएसएस फंड, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, एसेट्रा एसेट्रा. और बैंक में अगर हम सेव करते हैं तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट, नेशनलाइज बैंक डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स, सेविंग अकाउंट, ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसों को सेव कर सकते हैं. ऑब्जर्व द अबव पिक्चर विच शोज सम मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिस्कस देम, फाइंड आउट अदर मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड राइट देम इन ब्लैंक स्पेसेस इन द पिक्चर. इन्वेस्टमेंट आर ऑफ मेनी टाइप. अब इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ मेनी टाइप. Investors often favor institutions like bank and postal departments for investing their money because it is safe there. There is a certain risk in investing money in shares, mutual funds, etc. That is because this money is invested in a business or industry, and if that incurs a loss, the investor suffers the loss too. On the other hand, if it makes a profit, the money is safe and there is opportunity to get a dividend too. An investor must take 2 important points into account when making an investment, namely the risk and the gain. It is possible to make a big gain by taking greater risk. However, it must be kept in mind that the greater risk can also lead to greater losses. ओके ठीक है. तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के इन्होंने कुछ तरीके बताए हैं. कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट है, जैसे हम पैसे बैंक में रखते हैं या पोस्टल डिपार्टमेंट में रखते हैं, यहाँ पर पैसे सेफ होते हैं, लेकिन यहाँ पर
क्या होता है, आपको जो रिटर्न मिलता है वो भी थोड़ा सा कम मिलता है। अगर आप पैसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है थोड़ा सा रिस्की ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न भी आपको थोड़े से ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि शामराव's इनकम in 2015-16 after paying all taxes is rupees 6,40,000. He pays 2,000 per month for insurance and 20% of his annual income into the provident fund. अब यहाँ पर शामराव के 2015-16 की इनकम के बारे में बात की गई है। आफ्टर पेइंग ऑल टैक्सेस, जो इनकम है वो सारे टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद कितनी है, 6,40,000 है, जिसमें से वो 2,000 पर मंथ इंश्योरेंस में पे करते हैं एंड 20% ऑफ हिज एनुअल इनकम इनटू द प्रोविडेंट फंड, और जो भी इनकी इनकम का 20% है वो प्रोविडेंट फंड में डालते हैं। ही पुट असाइड रुपीज़ 500 पर मंथ फॉर इमरजेंसीज, और 500 थोड़ा इमरजेंसी के लिए भी साइड में रखते हैं। हाउ मच मनी डज ही हैव फॉर ईयरली स्पेंडिंग, तो खर्चा करने के लिए कितना, तो यहाँ पर ये देखिए ये बचत हो गई कि हर महीना 2,000 रुपये इंश्योरेंस के लिए और 20% एनुअल इनकम का प्रोविडेंट फंड के लिए और 500 रुपीज़ पर मंथ इमरजेंसी के लिए। ठीक है, तो ये एनुअल इनकम, इसमें इंश्योरेंस पर मंथ 2,000, तो 12 महीने में 24,000 ये इंश्योरेंस हो गया। कंट्रीब्यूशन टू दी प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के लिए अगर हम देखेंगे तो 20%, तो 20% ये प्रोविडेंट फंड के लिए हो गया। अमाउंट पुट असाइड फॉर इमरजेंसी, तो 5 महीने में आपने कितना इमरजेंसी के लिए रखा, ये 6,000 आपने इमरजेंसी के लिए रखा। तो टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर अगर हम यहाँ पर देखें ओके, अगर यहाँ पर आप देखें तो टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर ये हमारा 24,000, फिर ये 1,28,000, फिर ये 6,000, ये हमारा टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर है जो हमने कर लिया। अब इसके बाद जो पैसे बचे हैं वो 4,42,000, ये जो पैसे बचे हैं ये हम ईयरली स्पेंड कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, मिस्टर शाह इन्वेस्टेड रुपीज़ 3,20,000 इन ए बैंक एट 10% compound interest. He also invested rupees 2,40,000 in the mutual fund. At a market rate, he got rupees 3,05,000 after 2 years. How much did he gain? What is the investment? Which investment was more profitable? तो यहाँ पर क्या है कि जो मिस्टर शाह हैं उन्होंने 3,20,000 बैंक में रखे हैं जिस पे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, और उन्होंने 2,40,000 म्यूचुअल फंड में भी डाले हैं जिस पर उन्हें 2 साल के बाद 3,05,000 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि किस में उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। ओके, किस इन्वेस्टमेंट में ही गेट मोर बेनिफिट। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1+R डिवाइड बाई 100 पावर n माइनस प्रिंसिपल। तो P इंटू 1+R डिवाइड बाई 100 पावर n, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 10%, 10% पुट कर देंगे, n दिया है 2 पुट कर देंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर जो अमाउंट हमें मिल रहा है बैंक से, जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन 67,200 इंटरेस्ट हमें मिलता है। और अगर यहाँ पर हम देखें कि कितना परसेंटेज हमको रिटर्न मिला, तो कितना परसेंटेज हमको रिटर्न मिला, तो 67,200 डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट विच इज़ 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, हमें कह सकते हैं कि 2 साल में 21% यहाँ पर रिटर्न मिला है। फिर इसके बाद शाह ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था जिसकी मैच्योरिटी थी 3,05,000 रुपये। ओके, तो टोटल गेन यहाँ पर उनको कितना हुआ, 65,000 का गेन हुआ। अब 65,000 का गेन हुआ है, इसमें अगर हम परसेंटेज टर्म में बात करें तो 27.08% का गेन होता है। परसेंटेज निकालने का सीधा तरीका है, जो भी आपको गेन हो रहा है दैट डिवाइड बाय आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपको क्या देगा, परसेंटेज गेन देगा। तो यहाँ पर जो आपका परसेंटेज गेन है वो है 27.08%। तो द इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 27.08, जो 21 से ज़्यादा है। तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये आपके लिए एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हुआ। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर शेख इन्वेस्टेड रुपीज़ 4 लाख इन अ ग्लास इंडस्ट्री। आफ्टर 2 years ही रिसीव्ड रुपीज़ 5,20,000 फ्रॉम द इंडस्ट्री।
Putting aside the original investment, he invested his gain in a fixed deposit and in share in ratio 3:2. How much amount did he invested originally in each of the scheme? तो यहाँ पर शेख के पास में 4 लाख रुपए हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। 4 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं ग्लास इंडस्ट्री में। 2 साल बाद उन्हें 5,20,000 मिल गए इंडस्ट्री से। अब उन्होंने जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था 4 लाख उन्होंने साइड में कर दिया, और जो गेन हुआ, गेन 1,20,000 का हुआ, वो उन्होंने फिक्स डिपॉजिट और शेयर्स में इन्वेस्ट किया, 3:2 में इन्वेस्ट किया। तो कितना अमाउंट उन्होंने, हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्टेड ओरिजिनली इन ईच ऑफ द स्कीम। तो ये दोनों स्कीम में फिक्स डिपॉजिट और शेयर में उन्होंने कितना कितना पैसा लगाया। तो यहाँ पर मिस्टर शेख को जो प्रॉफिट हुआ है 1,20,000, 1,20,000 का 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 3/5 इंटू 1,20,000 ये उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में रख दिया, और 2/5 ये, अब देखिए कैसा क्या होता है कि ये 3:2 है, तो आपको ये पता करना है कि जो फिक्स में गया कितना गया फिक्स में, आउट ऑफ 5, 3 + 2 5, आउट ऑफ 5 3 पार्ट जा रहा है फिक्स में, तो 3/5 इंटू जितना टोटल अमाउंट आप डाल रहे हैं वो आप यूज़ करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पर 72,000 72,000 उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में डाला है एंड 48,000 उन्होंने क्या किया है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। सो मिस्टर शेख इन्वेस्टेड 72,000 in the fixed deposit and 48,000 in the shares. Okay, फिर नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। द रेशियो ऑफ मिस्टर अनिल्स मंथली इनकम टू एक्सपेंडिचर इज 5:4। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो यहाँ पर दिया है 5:4। 5 अगर 5 रुपये इनकम हो रही है तो 4 रुपये उनके खर्चे हो रहे हैं, 1 रुपया बच रहा है। फॉर मिस्टर अमन द सेम फिगर इज 3:2, और अमन के लिए ये फिगर जो है 3:2, मतलब 5 रुपये में 3 क्या कर रहे हैं मिस्टर अनिल से, मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, 3 अगर इनकम होती है तो 2 वो क्या करते हैं, खर्चा कर देते हैं। ऑल्सो 4% ऑफ अमन्स मंथली इनकम, अमन्स मंथली इनकम इज इक्वल टू 7% ऑफ अनिल्स मंथली इनकम। ओके, वेरी गुड। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। यहाँ पर अमन का जो मंथली इनकम है उसका जो 4% है वो अनिल के मंथली इनकम के 7% के बराबर है। ओके, इफ अनिल्स मंथली एक्सपेंडिचर इज 96,000, फाइंड अमन्स एनुअल इनकम सेविंग मेड बाय मिस्टर अनिल एंड मिस्टर अमन। तो ये एग्जांपल मैं बोलूँगा कि पहले आप खुद ट्राई कीजिए। यहाँ पर क्या दिया है, अनिल का मंथली एक्सपेंडिचर दिया है 96,000। तो अनिल की बात करें तो अनिल का यहाँ पर एक्सपेंडिचर और इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:4 है। ओके, मंथली एक्सपेंडिचर है 96,000, तो मंथली एक्सपेंडिचर 96,000 ये आपका मंथली एक्सपेंडिचर है। फाइंड आउट करना है कि उनकी एनुअल इनकम कितनी होगी, एनुअल इनकम कितनी होगी। तो डेफिनेटली एनुअल इनकम जो है वो 96,000 से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, ओके, तो यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:4 दिया है। तो इनकम अगर हम x कंसिडर कर लें तो इनकम डिवाइड बाय 96,000, ये जो एक्सपेंडिचर है ये बराबर हो जाएगा 5/4 के, और इसे हम यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो गई अमन की एनुअल इनकम। फिर सेविंग मेड बाय मिस्टर अनिल एंड मिस्टर अमन। अब अमन की, यहाँ पर हम अमन की इनकम भी निकाल चुके हैं, अमन का एक्सपेंडिचर भी निकाल चुके हैं, तो सेविंग तो यहाँ पर हम इजीली बता पाएंगे कि सेविंग क्या है। अब यहाँ पर अगर हम अनिल की बात करें तो अनिल का यहाँ पर, अब मुझे ना इनकम पता ना एक्सपेंडिचर पता, तो एक चीज़ मुझे पता है कि 4% ऑफ अमन्स मंथली इनकम, तो मंथली इनकम हमने निकाल ली, उसका 4% विल बी इक्वल टू 7% ऑफ अनिल्स मंथली इनकम। तो इससे हमें अनिल की मंथली इनकम मिल जाएगी। मंथली इनकम मिल गया तो एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, और इनकम और एक्सपेंडिचर मिल गया तो हम डिफरेंस निकाल के सेविंग पता कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर ये इन्होंने कैसे सॉल्व किया है इसे। ओके, ठीक है, ये इसको हाथ से कर लेते हैं। वी नो दैट द सेविंग इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अनिल से इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:4 दिया हुआ है। सपोज अनिल की इनकम 5x हो गई और एक्सपेंडिचर 4x हो गया, तो यहाँ पर 4x बराबर 96,000। अनिल से मंथली इनकम इज, अरे मंथली इनकम 96,000 दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है तो थोड़ा सा ये गलत कर दिया यहाँ पे उन्होंने, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ये थोड़ा सा गलत कर दिया है। ओके, फिर अमन का उन्होंने इनकम और, तो देखिए यहाँ पर 2 तरीके हैं ना, अगर आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है तो आप कोई कॉमन मल्टीपल यूज़ करके भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक एक्टिविटी दे दी। अमिता इन्वेस्टेड सम पार्ट ऑफ 35,000 रुपीज़ at 4% and rest at 5% interest 1 year, for 1 year.
ऑल टुगेदर हर गेन वॉज रुपीज 1530. ऑल टुगेदर हर गेन वॉज रुपीज 1530. फाइंड आउट द अमाउंट शी हैड इन्वेस्टेड एट द टू डिफरेंट रेट्स. राइट योर आंसर इन द वर्ड. तो यहाँ पर क्या दिया है, इन्वेस्टेड रुपीज एक्स एट 4% रेट. सो 35,000 है, कुछ अमाउंट 4% पे इन्वेस्ट किया, एक्स उन्होंने 4% पे किया और वाई इन्वेस्ट किया सपोज 5% पे. तो यहाँ पर पहला तो आपका हो जाएगा कि आपका एक्स प्लस ये जो वाई है ये 35,000 हो जाएगा. अब इंटरेस्ट, तो एक्स इन्वेस्ट किया है 4% पे, तो इंटरेस्ट हो गया 4/100x और 5/100y इक्वल टू ये हो गया 1530. तो यहाँ पर ये दो इक्वेशन आपके बन गए. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दो इक्वेशन, एक तो एक्स प्लस वाई है, दूसरा इक्वेशन यहाँ पर 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1530 के आगे और 2 0 लगा दो, ये 100 हम राइट साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. और x प्लस वाई इसे हम क्या करते हैं, सपोज 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4y यहाँ पर कितना होगा, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3470, तो यहाँ पर 140,000 हो जाएगा. ओके तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिली, y मिला हमको 13,000. अच्छा y 13,000 अगर हम पुट करते हैं, ये आपको मिल गया 13,000 और सो 35,000 माइनस 13,000 आप करेंगे तो ये 2 और ये 3 में से एक गए 2, 20,000 22,000 ये हो गया आपका x, 22,000 ये x और 13,000 आपका y. ओके. Activity 1, with your parent, help write down the income and expenditure of your family for 1 week. Make 7 columns for 7 days of the week. Write all expenditure under such heads as provision, education, medicine, expense, travel, cloth and miscellaneous. On the credit side, write the amount received for daily expenses, प्रीवियस बैलेंस एंड एनी अदर न्यू इनकम. तो ये एक एक्टिविटी है, आप आपके घर का थोड़ा बजट देख सकते हैं. आप देख सकते हैं आपके घर में आपको कितनी इनकम हो रही है, कितना एक्सपेंसेस हो रहे हैं. दूसरी एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 2, स्टडी द इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ गोविंद ऑन पेज नंबर 52. डिस्कस द मेथड अ फैमिली में यूज हु डज ड्राई लैंड फार्मिंग टू इन्हांस हिज इनकम. सोनू, सम स्टूडेंट्स हैव एक्सप्रेस्ड देयर ओपिनियंस. ओके, तो यहाँ पर पेज नंबर 52, ये हम किस पेज पे हैं, तो ठीक है, ये एक्टिविटी हम नहीं करेंगे फिलहाल. कुछ फार्मर से रिलेटेड है. तो यहाँ पर सोहिल कहते हैं कि फार्मर्स गेट मनी ओनली व्हेन दे सेल देयर प्रोड्यूसेस. राइट है, बराबर है. दिस प्रॉफिट मस्ट बी सफिशिएंट टू सस्टेन फॉर द होल ईयर, सो द फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम. तो यहाँ पर क्योंकि किसान जब एक बार अपनी फसल को बेचते हैं तो तभी उनको जो पैसे मिलते हैं उससे उन्हें पूरे साल चलाना होता है, तो उनको सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉफिट होना चाहिए. प्रकाश कहता है हिज इनकम विल इंक्रीज इफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट गेट अ रीजनेबल प्राइस. नरगिस कहती है कि a law of economics states that if the supply of the commodity far exceeds its demand, then its price fall. Naturally, the profit will also be reduced. तो यहाँ पर नरगिस कहती है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि भाई अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो आपके जो प्राइस है वो फॉल हो जाएंगे. रीता कहती है कि इफ़ द फार्म प्रोडक्शन is in excess and if there is a fear of a fall in prices, it can be stocked and sent to the market only when the price recover again. तो यहाँ पर रीता कहती है कि अगर ऐसा होता है तो किसानों को क्या करना चाहिए, उनके जो 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 भी उनके स्टॉक है उसको उन्हें सेव कर लेना चाहिए और बाद में जब प्राइसेस बढ़ती हैं तब सेल करना चाहिए. आजम कहते हैं कि फॉर व्हाट वी नीड गुड वेयर हाउसेस, फॉर दैट, अच्छा उसके लिए हमें अच्छे वेयर हाउसेस होने चाहिए जहाँ पे हम स्टोर कर सकें. रेशमा कहती है कि क्रेडिट शुड बी इजीली अवेलेबल टू द फार्मर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. एंड Vatsala, other farm-based business like dairy and
पोल्ट्री कैन प्रोवाइड एडिशनल इनकम। तो यहाँ पे वसला उनको एडिशनल इनकम के बारे में बताती है कैसे एडिशनल इनकम हो सकता है। बिसाइड्स डंग एंड यूरिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फार्म एनिमल्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड गुड क्वालिटी मैन्योर। एंड कुणाल कहते हैं कि इफ देन स्टार्ट एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड मेक preserves like squashes, jams, pickles, pulps are dried vegetables. They could sell these packets products all the year round. They could even start producing more of those things which can be exported. ओके चलिए, अभी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। बाय बाय।